चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली कक्षा में हमने देखा था क्या, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण ये हमारे क्या है पूरे हो गए थे, है ना। आज हमको एक नया चैप्टर शुरू करना है, नया टॉपिक देखना है। तो आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है। तो पहले तो आपने जब बहुपद पढ़ा था टॉपिक नंबर 2 पर, तो वहां पे भी हमने द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, है ना। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिस समीकरण की घात कितनी रहती है, 2 रहती है, ठीक है। तो उसी वहां पे हम उसको बहुपद मतलब बहुपद के टर्म में पढ़े थे। वहां पे हम एक घात, दो घात, त्रिघात, ऐसा बहुत सारे बहुपद देखे, है ना। अभी हमको यहाँ पे द्विघात समीकरण देखना है, ठीक है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। बहुपद में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारे सिलेबस में है। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली के अंदर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। द्विघात समीकरण, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये टॉपिक हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपको पता हो तो ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण, है ना। तो इसकी जो घात होगी वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और घात देखना हमने सीख ही लिया था, है ना। जो इसमें चर राशि का जो अधिकतम घात रहता है वो समीकरण की घात कहलाती थी। तो जो भी चर राशि यहाँ पे हमको चर राशि का समीकरण दिया रहेगा, उसका जो हमारा जो घात रहेगा ना, वो अधिकतम इसमें कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे क्या, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो जैसे अगर मैं द्विघात समीकरण के बारे में अगर आपको बताऊं, तो अगर ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है। अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है ax² प्लस का bx+c, तो अगर ऐसा कुछ लिखा होता था तो इसको हम बोलते थे कि ये बहुपद है। क्या है ये, बहुपद है ना। px इक्वल टू ऐसा नहीं लिखा रहता था, तो हम उसको बोलते थे बहुपद। अगर इसी को मैं बराबर कर दूं किसके, 0 के, अगर इसी को मैं बराबर कर दूं किसके, 0 के, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, द्विघात समीकरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, इसमें जरूरी चीज ये है कि जो इसमें x² का जो गुणांक है ना, ये a, ये जो है x² का गुणांक a, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती, 0। तो बचता क्या आपके पास, bx+c, है ना। अब बताइए क्या इस समीकरण को द्विघात समीकरण बोल सकते हो, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1 के बराबर। तो ये समीकरण द्विघात नहीं होगी। इसके लिए सबसे जरूरी इसका जो शर्त है, कंडीशन है, वो क्या है कि x² का जो भी गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये समझ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, a b और c, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, वास्तविक। तीनों क्या होने चाहिए, वास्तविक हों, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण, क्लियर। ये है हमारा मानक समीकरण, ये है क्या, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण बोलते हैं इसको, मानक समीकरण, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण का मानक समीकरण हो गया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर 0 नहीं, ठीक है। अभी देखिए हम लोग वहां पे ऐसे ही जब कोई भी द्विघात बहुपद दिया रहता था, तो उसको उसके हम लोग क्या निकालते थे, शून्यक निकालते थे, है ना। 2 वैल्यू आती थी, x का 2 मान आ जाता था। वैसे यहाँ पे भी देखिए इस समीकरण के भी कितने हल निकलेंगे, 2 ही हल निकलेंगे। वो दोनों हल को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे मूल। क्या बोलेंगे, मूल। अब देखो यहाँ पे मूल बोल रहे हैं, वहां पे शून्यक बोल रहे थे। अभी यहाँ पे आप शून्यक बोलो, मूल मूल बोलो, हल बोलो, कुछ भी बोलो, ये इसी समीकरण के हल होंगे, ठीक है। तो इसके कितने हल निकल के आएंगे बेटा, आपके पास 2 हल निकलेंगे। तो एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, है ना। तो 2 इसके क्या निकलेंगे, मोल निकलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका द्विघात समीकरण का मानक समीकरण या व्यापक समीकरण। और हमारा जो इसके हल होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। घात देखना भी आपने सीख लिया, क्या है, x मतलब जो भी चर राशि की जो अधिकतम घात होगी
वो उस समीकरण का घात कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण का नाम ही है कि द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हमारा चर राशि की अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे, है ना, द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे। आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसको आपको हल करके उसको द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना रहेगा, बदलना रहेगा। ठीक है, या तो आपको कुछ वो सवाल पूरा बढ़िया से लिख के समझा के दिया रहेगा, उससे आपको समीकरण में बदलना रहेगा। तो उससे हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे। तो पहला तो इस टॉपिक में हम ये करने वाले हैं। दूसरा इसमें हम करने वाले हैं क्या, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मूल निकालना। ठीक है, तो जो भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसका हम गुणनखंड विधि से मूल निकाल लिया करेंगे, है ना। फिर उसके बाद ये गुणनखंड विधि से मूल निकालना हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, है ना, बहुपद के समय में भी हम शून्यक निकालते थे ना, जो शून्यक बोलते थे, वही है यहाँ पे मूल निकालना। तो हम लोग इसमें भी सीखेंगे कि हम गुणनखंड विधि से कैसे मूल निकालेंगे। तीसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक धाराचार्य जी का एक सूत्र रहेगा। तो धाराचार्य जी का सूत्र का थोड़ा रेफरेंस लेंगे, धाराचार्य सूत्र, मतलब सूत्र विधि से इस समीकरण के हल कैसे निकालेंगे, तो वो आप हमको देखना है धाराचार्य सूत्र के माध्यम से। और इसमें हमको इसी में एक चीज और निकालना सीखना है, विविक्तकर, विविक्तकर निकालना सीखेंगे, विविक्तकर निकालना सीखेंगे। और उसके बाद विविक्तकर निकाल करके मूलों की प्रकृति बताएंगे। ठीक है, जो भी 2 मूल निकाल लेंगे ना अपन, अल्फा और बीटा जैसे 2 मूल जो भी आएंगे उस द्विघात समीकरण के, उसके मूलों की प्रकृति बतानी है। क्या करनी है, मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति क्या है, तो ये मूलों की प्रकृति हम लोग अभी, मैं जब और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो उसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए आगे करते हैं, इतना आप लोग लिख लें, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लो कुछ भी एक समीकरण में लिखता हूँ, आप बताएं, जैसे 2x² प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में हम देखेंगे चर राशि, चर राशि क्या है हमारी x, है ना। x में यहाँ पे देखो इसकी घात कितनी है 1, यहाँ पे x की घात कितनी है 2, और x स्क्वायर के पहले का गुणांक जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। और ये 2, 5, 6 सारे की सारी रियल वैल्यूज हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब हमारा ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों, ये देखो यहाँ पे जो 2 है ना, ये क्या है, घात कितनी है, घात है इसकी 2, तो ये हो गया कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, बराबर। अभी मान लो आपको कुछ ऐसे सवाल दिए रहेंगे, जैसे कुछ सवाल दे दिया आपको एग्जाम्पल के रूप में कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दे दिया। अब पूछ ले कि अब बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। मैंने याद करिए आपको पिछले क्लासों में पढ़ाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का भी फार्मूला बताया था, और a माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर बताया था, है ना। क्या होता है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता था, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो इन सूत्रों की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसा लिख सकता हूँ, x+1 है ना, इसका स्क्वायर है, तो a प्लस बी का स्क्वायर के हिसाब से लिख दीजिए। अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो आप फिर क्या करेंगे, x+1 और x+1 इसका 2 बार पूरा करा लो, है ना। ये स्क्वायर का यही मतलब है कि 2 बार था, उसको हमने ऐसा लिख दिया था। तो चलिए इसको मैं ना इस फॉर्मूले में रखता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ x
ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 2 एक अन्य 2, और x के साथ करोगे तो 2x आ गया, और प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 एक अन्य 1 आ गया, बराबर। यहाँ देखिए ध्यान से ये a मान लो ये 2x को, तो a का स्क्वायर करोगे मतलब इसको लिखेंगे कैसे 2x का होल स्क्वायर माइनस 2, a के जगह में कितना आ जाएगा 2x, और b के जगह में कितना आ जाएगा माइनस का 3। माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, एक्चुअली क्या हो फार्मूले में हमने माइनस कंसीडर कर लिया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे केवल प्लस 3 लिखना है आपको। फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपका प्लस का माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? ये माइनस नहीं आएगा, माइनस का चिन्ह हमने क्या है सूत्र में ले लिया था। यहाँ पे देखिए आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर था, ये फार्मूले का ही माइनस यहाँ पे आ गया था, तो माइनस का 2ab, तो b की वैल्यू की जगह में केवल b को रखें, जैसे यहाँ पे b की जगह पे केवल 3 है ना, तो केवल 3 रखेंगे जहाँ जहाँ पे b आएगा, बराबर है। आप ऐसी गलतियां ना कर दें कि हम चिन्ह के साथ उठा के रख दिया, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और हल करिए। यहाँ से आ गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 बराबर, चलिए इसको हल करो, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x, और 4x कैसे आएगा, यहाँ 3 भी तो है, तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, तो 12x हो गया, और प्लस का 3 त्रिकाई 9 आ गया। अब एक काम करते हैं, सबको ना एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक काम करता हूँ, इधर देखो ये वाला जो है ना इसको पहले लिख लेता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 9, और ये वाले टर्म को सबको उस तरफ ले जा रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर जाएगा उस तरफ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2x हो गया, और ये माइनस का 1 हो गया, और बराबर इधर क्या बचा 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ बचेगा बराबर का 0। अब देखिए इसको और हल करिए, 4x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, है ना। देखिए जिसकी घात समान रहेंगी ना वही चीजें घटेंगी, तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर घटेगा, ये जुड़ेगा, x के साथ x वाला पद जुड़ेगा, ये घटेगा, अचर राशि के साथ अचर राशि जुड़ेगा, ये घटेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4x स्क्वायर में x स्क्वायर गया, कितना बचा 3x स्क्वायर, माइनस 12x में माइनस 2x जुड़ गया, कितना बचा माइनस का 14x, फिर 9 में से 1 घट गया, बचा कितना प्लस का 8 बराबर 0। अब इसको आप अपने व्यापक समीकरण से तुलना करके देख लें, क्या ये समीकरण जो है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जैसा है। तो देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे देखो बी एक्स है, ये प्लस और माइनस से उतना फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। ऐसा नहीं सोचना कि प्लस बी एक्स होना चाहिए था तो ये द्विघात में, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक व्यापक समीकरण है, एक मानक समीकरण है, वो प्लस माइनस हो सकती है, इधर भी माइनस हो सकता है, इधर भी प्लस हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकती है, चिन्ह का दिक्कत नहीं है, हमें केवल एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस मतलब सी ऐसा कुछ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर आ गया, माइनस का 14x भी आ गया, और प्लस का 8 भी आ गया, बराबर 0 भी आ गया, तो ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बोलो है ना, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो ऐसे सवाल आपको दिए रहेंगे, उनको आपको हल करके ऐसे बताना रहेगा आपको कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, या कि फिर आपको उस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में हल करना रहेगा, है ना, उसको वहां तक लाके द्विघात समीकरण बनाना रहेगा। ऐसे सवाल दिया रहेगा आपको, इसको ऐसे हल करके और द्विघात समीकरण तक एक्सप्रेशन करना रहेगा, ठीक है, एक्सप्रेस करना है। अब देखिए अभी मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अब एक सवाल और करते हैं, मान लो अगर कोई समीकरण ऐसा लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण है, अगर इसको आप अपने व्यापक समीकरण से तुलना करने जाएंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस बराबर सी प्लस का सी बराबर 0 ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है, बी एक्स वाला टर्म यहाँ पे
बी एक्स वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और लेकिन सी है क्या, तो सी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है? आप बोलेंगे मानक समीकरण से हमने देखा तो उस तरह का तो नहीं दिख रहा है ये, लेकिन ध्यान से देखिएगा जब हमने इसकी कंडीशन लिखी थी तो इसमें अपन ने क्या लिखा था, केवल a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, केवल और केवल a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था कि b या c 0 ना हो, ये 0 हो भी सकते हैं। तो इस वाले केस में हमारा b क्या है, 0 है, x का टर्म इसमें नहीं है। लेकिन इसमें देखिए एक्स स्क्वायर तो आ रहा है ना, तो हमारा यहाँ पे घात इस समीकरण में क्या है, घात, इस समीकरण का भी घात कितना है, 2 के बराबर है। तो ये भी एक द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो द्विघात समीकरण होने की कंडीशन ये है कि ये वाला जो टर्म है ना एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, मतलब कि घात उस समीकरण में चर की घात 2 होनी चाहिए, और जिसमें घात 2 लगा है ना उसके पहले का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सवाल आपको आपके प्रश्नावली 4.1 में हल करने को मिलेंगे, ठीक है, ये टॉपिक नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। तो 4.1 में ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना रहेगा, ठीक है। आपके कुछ सवाल दिए रहेंगे, उसको हल करके द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे, है ना। तो जैसे हमारे पास समीकरण दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा कुछ समीकरण दिया रहेगा, इसके मूल निकालना है अगर, तो इसका मूल मान लो अल्फा और बीटा है, अगर मान लेता हूँ ऐसा, तो हम इसको जब हल करते थे तो आपको पता ही होगा इसका मूल हम लोग कुछ ऐसा निकालते थे ना, x माइनस अल्फा आ जाता था और x माइनस बीटा आ जाता था, फिर इनको बराबर 0 कर देते थे, यहाँ से एक मूल x बराबर अल्फा आ गया, और जब ये वाले डिब्बे को 0 किया, ये वाले ब्रैकेट को, और जब इसको 0 किया तो x माइनस बीटा बराबर यहाँ से 0 आ जाता था, तो ये x बराबर यहाँ से क्या आ जाता था, बीटा, है ना, और यहाँ से x बराबर अल्फा, ऐसा कुछ आता था। तो इस तरह का समीकरण भी हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि हमने क्या किया है, हमने द्विघात बहुपद जब पढ़ रहे थे तो उधर भी हमने सीखा था, और यहाँ पे भी हम जब प्रश्नावली में आएंगे तो उनके समीकरणों को हल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो था, मैंने आपको बोला था धराचार्य जी का सूत्र है एक, तो धराचार्य जी का सूत्र विधि से, मतलब सूत्र विधि से कैसे आप हल करते हैं, तो सूत्र विधि से क्या हल करेंगे, सूत्र विधि से हल करने के लिए मान लो कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0, ऐसा एक समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर हल निकालना है, मतलब x बराबर निकालना है मेरे को, तो इसका जो सूत्र विधि था वो सूत्र से हल कैसे निकालते थे, तो उसका फार्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। ये सूत्र का प्रयोग करके आप उसके हल निकाल सकेंगे। अब देखिए आप बोलेंगे कि ये तो x बराबर आपने सूत्र लिख दिया, मूल तो 2 आने चाहिए थे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस 2 चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस 2 चिन्ह है, तो एक बार क्या होगा, हम लोग लेंगे कौन सा चिन्ह, प्लस का चिन्ह ले लेंगे, और एक बार कौन सा चिन्ह ले लेंगे, माइनस का चिन्ह, तो इससे x के 2 मान आ जाएंगे। रही बात ये ABC का, तो ABC आपको क्या है, मानक समीकरण से तुलना करने पर मिल जाएगा ABC की वैल्यू, ठीक है। इस बार अब जब ABC की वैल्यू लेंगे तो हम चिन्ह के साथ रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, ये है विविक्त कर, हमने बात की थी ना अभी, विविक्त कर निकालना सीखेंगे। तो ये देखो ये क्या है, x बराबर माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट, ये पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ d को बोलते हैं विविक्त कर, ठीक है। विविक्त कर को हम d से रिप्रेजेंट करेंगे, अंग्रेजी में एक्चुअली विविक्त कर को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसके लिए उसी का पहला अक्षर d ले लिया यहाँ पे, तो d से रिप्रेजेंट करेंगे और डिवाइडेड बाई 2a, जहाँ d बराबर क्या था, b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, ये समझ गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो हमने यहाँ पे विविक्त कर भी देख लिया, अब मैं इस विविक्त कर को थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ, सूत्र विधि से हल निकाल लेंगे अपन, 1-2 सवाल में करा दूंगा आपको, प्रश्नावली में आपके होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, ठीक है। अब देखिए विविक्त कर निकालना है अगर मेरे को, अब विविक्त कर आप बोलेंगे क्यों निकाल रहे हैं, तो विविक्त कर से अपन क्या करेंगे, मोलों की प्रकृति बताएंगे, जो आपने तीसरा टॉपिक देखा था ना, तीसरा या चौथे नंबर का जो पॉइंट था हमारा, मोलों की प्रकृति अपने को बतानी है, तो वो निकालने के लिए हमको विविक्त कर निकालना आना चाहिए। तो विविक्त कर d बराबर क्या हो गया हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ तक क्लियर है आपको, तो यहाँ तक आप नोट कर लें। अब मैं बात करूंगा मोलों की प्रकृति के बारे में।
दूसरा टॉपिक में हम लोग केवल हल निकालना सीखेंगे, गुणनखंड विधि से, सूत्र विधि से, ये सब से हल निकालना सीख लेंगे। और आपके तीसरे प्रश्नावली में जब हम जाएंगे 4.3 में, तो वहां पे हम बात करेंगे क्या, मूलों की प्रकृति के बारे में, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति के देखो 3 केस हैं। ठीक है, 3 केस क्या हैं? सबसे पहला नंबर कि जो विविक्तकर हमने निकाला था ना, मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac के मदद से। तो सबसे पहला केस कि जो d है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए। जब आप इसको हल करेंगे ना, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac को जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। 0 से बड़ा होना मतलब पॉजिटिव, धनात्मक संख्या कोई भी आ जाए, है ना। तो d जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, 2 मूल आएगा ना, तो मूल वास्तविक भी होंगे, वास्तविक एवं असमान, या इसी को भिन्न भी कहते हैं बहुत लोग। भिन्न मतलब अलग अलग, है ना, भिन्न होंगे। ठीक, तो मूल क्या होंगे, अगर d बराबर 0, d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होंगे। मतलब दोनों मूल जो आएंगे ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू जो आएगी वो अलग अलग आएगी, है ना, भिन्न होंगे। तो पहला केस। दूसरा केस में क्या होगा मूलों की प्रकृति में, कि d बराबर आपने हल किया b स्क्वायर माइनस 4ac को और वो 0 के बराबर आ जाए, है ना। तो d बराबर जब 0 हो जाएगा तो दोनों मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक होंगे एवं असमान न हो, किस बार क्या हो जाएंगे, समान। दोनों मूल एक ही आएगा, समान होंगे। ठीक है, ये जब हम सवाल देखेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे और वास्तविक रहेंगे। और तीसरा केस क्या होगा कि जब d बराबर क्या हो जाएगा, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि कोई भी ऋणात्मक संख्या आने लग जाए, है ना। तो जब d निकाला आपने और ये लेस देन 0 हो जाए, 0 से कम हो जाए, माइनस में आने लग जाए, तो यहाँ पे मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मूल इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक, काल्पनिक होंगे। ठीक है, यहाँ पे मूल काल्पनिक होंगे। अब ये मूल काल्पनिक होंगे का क्या मतलब है, जब ये हमने अभी सूत्र देखा था ना कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब ये क्या बोल रहा है कि अंडर रूट के अंदर की संख्या क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, है ना। तो हमने आज तक कभी देखा है अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या कोई एग्जिस्ट करती हो, नहीं करती है ना। तो ये चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे कोई भी निगेटिव संख्या आ जा रही थी, डी हमारा लेस देन 0 हो जा रहा था और डिवाइडेड बाई 2। तब हम बोल पा रहे हैं कि इसका भाई मैं कोई हल नहीं निकाल पा रहा हूँ अभी, और हमारा जो मूल है इसलिए हम बोल रहे हैं इमेजिनरी है, काल्पनिक है। तो ये जो अंडर रूट के अंदर माइनस आता है ना, तो ये अंडर रूट के अंदर जो माइनस है ये हम लोग क्लास 11th में, क्लास 11th के गणित में पढ़ेंगे कि ये अंडर रूट के अंदर माइनस का क्या मतलब होता है ना। अंडर रूट के अंदर माइनस आना, उसको काल्पनिक क्यों बोलते हैं और उसको कैसे हल किया जाता है, तो ये हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो यहाँ पे आपका मूल जो है वो काल्पनिक रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए 3 प्रकृति आई मूलों की। एक तो विविक्तकर हमने जब निकाला, और विविक्तकर निकालने पे हमको पता चला क्या कि हमारा डी पहले कंडीशन में क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब धनात्मक संख्या कोई आ जाती। तो उस केस में देखिए हमारे दोनों मूल क्या हो जाते, वास्तविक हो जाते, और लेकिन दोनों क्या होते, असमान होते, अलग अलग आता, कोई 2 आया तो कोई 3 आया, मतलब दोनों समान नहीं आएंगे, है। और दूसरे केस में क्या हो रहा था, डी जब 0 हो जा रहा था तो मूल वास्तविक रहेंगे, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, दोनों मूल समान होंगे। मतलब अगर x की वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगी, 2 2 या 3 3, मतलब दोनों समान समान आएंगे। ठीक है, फिर तीसरा जो हमारा केस है उसमें क्या हो रहा है, जब डी हमारा लेस देन 0 ऋणात्मक आ जा रहा है तो आपको बताना है कि मूल हमारा काल्पनिक रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे क्या है डिस्कशन कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमारा खत्म है। अब हम लोग प्रश्नावली के अंदर चलेंगे, यही इतना ही चीजें आपको इस पार्ट में द्विघात समीकरण में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं अब शुरू करता हूँ 4.1 के कुछ सवाल, उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल के कुछ सवाल करेंगे
और प्रश्नावली के भी कुछ सवाल आप हल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप प्रश्नावली में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। ये सब आप लोग नोट कर लेना, है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो सवाल में आपको कहीं में भी तकलीफ नहीं आने वाली है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपटीशन एग्जाम्स में देखो कैसे सवाल आते हैं ना, तो ऐसे ही सवाल जो है ना ये जो कंपटीशन एग्जाम में आएंगे तो यही कॉन्सेप्ट ही काम आने वाला है आपको। कॉन्सेप्ट रहेगा आपका क्लियर तो आप सवालों को हल कर पाएंगे। तो चलिए प्रश्नावली 4.1 कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग करेंगे कुछ सवाल। प्रश्नावली 4.1, चलिए पहला सवाल पढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनिए। बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न, नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। हमने सबसे पहले एक सवाल किया था द्विघात समीकरण है कि नहीं पता करने के लिए। तो हमारा कैसे पता चलेगा द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में आ जाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इस तरह ला के देखना है। तो इसमें से देखिए मैं कुछ सवाल आपके सामने हल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले प्रश्नावली के पहले सवाल में 8 सवाल हैं, उसमें से एक दो सवाल मैं कर देता हूँ, बाकी के बचे हुए सवाल आप लोग घर में हल करें आराम से बैठ के, है ना। तो जैसे देखिए इसमें मैं एक सवाल आपको क्या कौन सा करके बता दूं। चलिए एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पहला नंबर चलो कर लेते हैं। तो जैसे पहला नंबर में पहला सवाल देखिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, ऐसा एक सवाल दिया हुआ है। बोलता है बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ऐसे सवाल अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था ना, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है इसमें तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ लगाइए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a की जगह में x है तो x का स्क्वायर आ गया प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1, ऐसा लिख दोगे आप इसको। अगर बूढ़े का चिन्ह और x में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसा लिख लो 2 ब्रैकेट में x और ब्रैकेट में 1, है ना। तो 2ab आ गया प्लस का b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर इसका अंदर गुणा करोगे तो हो गया 2x और माइनस 2 का 3 में करोगे 2 का 3 में तो 2 3 6 आ गया। क्लियर है। अब देखिए इसको और हल कर लो, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया धन 2x और प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 के बराबर, इसको इस तरफ ले लो माइनस 2x आ गया और ये माइनस माइनस प्लस 6 और बराबर का 0 आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, 2x में 2x घट गया कितना बचा 0, तो 0 हो गया और ये बचेगा प्लस का कितना 7, हो गया प्लस का 7, है ना। तो एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस का 7 हो गया बराबर 0। अब देखिए ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की तरह है, बस इसमें क्या है बी एक्स का टर्म क्या है हमारा 0 है। तो इसको जो व्यापक समीकरण से तुलना करोगे तो यहाँ देखिए इसमें घात कितना आ रहा है 2 और इसका जो गुणांक है वो 0 नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे आप ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है बराबर। कैसे पता चल गया, हमने इसको अपने व्यापक समीकरण से कंपेयर करके देख लिया। ठीक है, अब देखिए अभी हल के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं इसमें, है ना, किसके हल क्या आएंगे या मूल कैसा आएगा वो मुझे नहीं पता। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए अगला सवाल करता हूँ मैं। चलिए अगला सवाल कौन सा कर ले, अगला सवाल मैं आपको एक बता देता हूँ, 5वां नंबर चलो बता देता हूँ। ठीक है, 5वें नंबर का सवाल कर लेते हैं। 5वें नंबर के सवाल में क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस का 1 अगले कोष्टक में है x माइनस 3 बराबर है किसके, x प्लस 5 और x माइनस 1, ऐसा कुछ सवाल दिया हुआ है। अब बोलता है इसको बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अगर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है इसको हल करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को और सरल करना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं करता हूँ, तो ये पहले इसका इन दोनों के साथ जुड़ा फिर -1 का इन दोनों के साथ जुड़ा, ऐसे इधर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करता हूँ, 2x कितनी बार है 2 बार, तो 2x का स्क्वायर हो गया, इसका जब 3 के साथ किया तो -3 दूना 6 और x आ गया, -1 x के साथ किया तो -x आ गया,
माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 3 एक अन्य 3 आ गया बराबर, इसको भी हल कर लेते हैं ऐसे। एक्स का गुणा एक्स में हुआ तो एक्स का स्क्वायर, एक्स का गुणा माइनस वन में हुआ तो माइनस का एक्स, 5 का एक्स के साथ हो तो प्लस का 5x और माइनस का 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको और थोड़ा हल करो, चलो 2x स्क्वायर माइनस 6x में माइनस एक्स जुड़ेगा, कितना हो गया माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर, इधर भी हल कर लो थोड़ा। ये हो गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नहीं आएगा, देखो प्लस है ना 5x का, और इसमें माइनस 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x और माइनस का 5। इसको सबको इस तरफ ले आएंगे क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3, ये तो सेम टू सेम उतार दिया। इसको इधर लाएंगे सबके चिन्ह बदल जाएंगे, इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस माइनस ये माइनस वाले इधर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 5 बराबर 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाले घटा दो, तो 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटा कितना बचा एक्स स्क्वायर, माइनस 7x में माइनस 4x जुड़ गया, कितना बचा माइनस का 11x हो गया, और 3 में 5 जुड़ गया, कितना बचा 5 3 8 बराबर 0। अब इस समीकरण को आप देखें अपने व्यापक समीकरण की तरह है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 की तरह है। देखो ये ए एक्स स्क्वायर के जैसा है, ये बी एक्स हो गया और ये सी हो गया बराबर 0 हो गया, तो हमारा ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। अतः ये भी क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको हल कर लेंगे। देखो इसी के जैसे तीसरा सवाल है, इसी के जैसे चौथा सवाल है ना, तो ये सारे सवाल जो भी दिए हैं आप इनको ऐसे ही हल कर लेना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ना जो 7वां नंबर का जो सवाल है उसमें x प्लस 2 का होल क्यूब मतलब 3 बार गुणा करके दिया हुआ है, तो वो भी आपने सूत्र अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ ये, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब। या तो आप ये याद कर लें, या तो आप क्या करेंगे, ये जो सवाल में x प्लस 2 का क्यूब दिया है ना, अब जैसे इसको लिखना है मेरे को इसी के जैसे, यहाँ a बराबर क्या हो गया x, b बराबर हो गया 2, तो जहां जहां a आएगा वहां वहां x रखते जाना, जहां जहां b आएगा वहां वहां पे अपने को 2 रखते जाना। तो ये अगर सूत्र से नहीं करना है हमको, तो इसको हम क्या करेंगे x प्लस 2 और x प्लस 2 ऐसा कितनी बार लिख लेंगे 3 बार लिख लेंगे। फिर पहले इन दोनों का गुणा करा लेना है ना, तो इन दोनों को गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो x का x में किया तो x स्क्वायर प्लस का इसका 2 के साथ किया तो 2x प्लस ये वाले 2 का किया तो प्लस का 2x और प्लस का 2 दूना ये हो गया, और बगल में x प्लस 2 भी आ जाएगा। अब इसको और थोड़ा हल कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x में 2x से जोड़ा तो कितना आ गया 4x और प्लस का 4 और ये वाले ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x प्लस का 2। अब इनका ऐसे गुणा कर लेना एक्स स्क्वायर के इन दोनों के साथ में, फिर 4x का दोनों के साथ में, फिर 4 का दोनों के साथ में, तो इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अगर इतना नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूले में रखें और हल कर लें। ठीक है, तो आप ये थोड़ा प्रयास करना। अब इसमें देखना ध्यान से, जब इसको हल करोगे तो इसमें क्या होगा x की घात आपको चेक करने रहेगी कि वो 2 घात है कि 3 घात है। अगर 3 घात हो जाएगा तो फिर द्विघात नहीं होगा, है ना, त्रिघात हो जाएगा। तो आप लोग ये हल करें, प्रयास करें मतलब घर में। अगर देखो जो 7वां और 8वां सवाल है ना वो दोनों 3 घात के समीकरण ही बन रहे हैं, तो आप ये दोनों को हल करेंगे, ट्राई करिए। अगर नहीं होगा तो फिर कल की क्लास में मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए एक तो ये फार्मूला हो गया आपका, एक और हो जाएगा कौन सा, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लिखता हूँ, ये हो जाता कैसा a क्यूब, ठीक है, माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला होगा। तो आप इनको फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना है आपको तो आप क्या करेंगे,
आप इसको फिर प्रॉपर हल करेंगे। जैसे चलो मैं इसको हल करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। a माइनस बी का कैसे हल करोगे आप। जैसे ये हमारा फार्मूला जो है वो बराबर है कि नहीं आपने चेक करना है। तो यहाँ पे चलो a माइनस बी को 3 बार लिख लो, a माइनस बी फिर a माइनस बी, पहले ये दोनों का गुणा कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो पता ही है अपने को, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ऐसा आता था। फिर यहाँ a माइनस बी का इसमें और गुणा करना है। तो इस a स्क्वायर को पहले दोनों में करता हूँ, तो a क्यूब माइनस का a स्क्वायर b, फिर माइनस 2ab का कर लो तो माइनस का 2a स्क्वायर b, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस 2ab स्क्वायर, अब b स्क्वायर का भी कर लो तो प्लस का यहाँ पे आ जाएगा कितना a b स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो a क्यूब तो हमारे पास है ही, ए स्क्वायर बी जो है वो देखो कहीं और भी होगा, ए स्क्वायर बी, ये देखो ये दोनों है ना यहाँ पे, ये माइनस हो गया कितना 3a स्क्वायर बी। फिर अगला ए बी स्क्वायर वाले देखो दो हैं, तो ये हो जाएगा दो में एक जुड़ गया कितना 3ab स्क्वायर और ये आ गया माइनस का b का क्यूब। देखो यही फार्मूला लिखा था ना अपन ऊपर, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। तो ये तो आप ऐसे करके हल कर लें, ये तो डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग करें और सवाल हल करें। बस ये है कि फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या चिन्ह कभी अगर थोड़ा बहुत गलत कर दोगे तो आपके सवाल क्या है गलत हो सकते हैं। ठीक, तो 4.1 का जो पहला सवाल है उसके पहले सवाल में जो 8 सवाल दिए हुए हैं ना, उनको आप लोग फिर से घर में ट्राई करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के जो सवाल है वो भी आप लोग हल करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा दूसरे सवाल पर। चलिए दूसरा सवाल ध्यान से देखिए। तो दूसरे नंबर का हम लोग पहला सवाल करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है एक आयताकार भूखंड है। तो कैसा भूखंड है, एक आयत के आकार का है, ठीक, ऐसा आयत के आकार का एक भूखंड है। आयत समझ में आता है आपको, जिसमें क्या होती है लंबाई और चौड़ाई होती है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। तो उसको हम आयत बोलेंगे, ठीक। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 528, ये जो भी है इसका 528 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दे दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल पता है ना आपको क्या होता है, लंबाई का चौड़ाई से गुणा करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बोलते हैं क्षेत्र की लंबाई जो है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो अगर मैं लंबाई को x मान लेता, ये मान लो क्या चौड़ाई से बोल रहा है ना, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो मान लेता हूं चलो क्या कि माना आयत की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है, ऐसा मान लिया x मीटर है। तो प्रश्नानुसार लंबाई कितनी हो जाएगी, अब ध्यान से पढ़िए लंबाई के लिए क्या करना है। बोलता है कि क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई कितना था x, तो इसका दुगना कर लिया तो 2x हो गया, दुगने से एक अधिक है तो एक अधिक है। देखो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, प्लस कर लिया ना एक। तो यहाँ पे देखो चौड़ाई कितना आ गया x के बराबर और लंबाई कितना हो गया 2x प्लस 1 के बराबर, ठीक। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसके लिए हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है, ठीक है। ऊपर आप ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित स्थितियों के लिए द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना था हमको, तो ऐसा करना है। तो हमें पता है क्या कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो क्षेत्रफल आपको दिया है कितना 528 के बराबर, तो यहाँ लिख दो आप 528 बराबर लंबाई कितना है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है x के बराबर, है ना, ये गुणे का चिन्ह है ना। चलिए और हल कर लेते हैं। तो 528 बराबर अंदर हल गुणा करोगे क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का x। अब इसको एक तरफ कर लें तो ये वाली चीज को उधर ले चलता हूँ, तो कैसे हो जाएगा ये, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। ये हो जाएगा द्विघात समीकरण बन गया है ना। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो हमको जो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था ना वो यही समीकरण है। तो आप लास्ट में लिख देंगे क्या आता है आयत
का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण ये है, ये निम्न है ना, ऐसा करके इसको लिखते हैं, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सवाल समझ गए आप? तो ये एक सवाल ये हो गया, आप इसको ध्यान से नोट कर लें, ठीक है। इसमें जानने की जो चीजें हैं वो क्या है, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके और उसका क्या क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, या क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके हिसाब से अपने समीकरण बनाना है। इसमें एक चीज और जो जानने लायक थी वो क्या है कि आयत क्या होता है, और आयत में लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो वो इसमें हमने देखा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर। क्लियर? एक सवाल आज और कर लेते हैं, बाकी के सवाल दो कल कर लेंगे, और ये पहले सवाल के एक आध सवाल जो रह जाएंगे आपके वो हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ध्यान से देखिएगा, धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है ना, पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो वो क्या होंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना कोई, देखो धनात्मक पूर्णांक लगातार होने चाहिए है ना, लगातार होना चाहिए, क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा है, जैसे मान लो 13 होता और उसके बाद 14 हो जाता। क्यों 14 हो जाता? क्योंकि दोनों क्रम से आने चाहिए है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लूं कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, x, और अगला क्या क्रमागत हो जाएगा, x में एक जोड़ दो। अगर मान लो x की वैल्यू 10 आती तो अगला क्या हो जाता, 10 में एक जोड़ा तो 11। अगर x की वैल्यू 15 आती तो 15 में एक जोड़ा तो हो जाता 16। दोनों देखो क्रमागत हो रहे हैं, तो हम लोग ऐसे मान लिया कि हमारी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है x और x प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, इन दोनों को गुणा कर दो भैया, तो x गुणे x प्लस 1, ये बराबर किसके हैं, ये बोल रहा है 306 के बराबर है, ये हो गया 306 के बराबर। चलिए इसको हल कर लेते हैं, गुणा करो, यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x को गुणा एक के साथ किया तो x बराबर 306, सबको एक तरफ ले लो, यहाँ से क्या आ गया x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण है ना। तो ऐसे द्विघात समीकरण का निरूपण हो गया, जिससे आपको क्या करना है, जिसमें से हमें वो पूर्णांक निकल जाएंगे। अब पूर्णांक कैसे निकालोगे, तो इसको जब हम हल करेंगे ना गुणनखंड विधि से, तो यहाँ से x के दो मान निकल के आएंगे, तो उससे हम लोग क्रमागत पूर्णांक संख्या निकाल लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो उसको बाद में करेंगे। तो अतः आपको लिख देना है कि अतः जो समीकरण है हमारा द्विघात समीकरण, जिससे हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होनी है, वो क्या है, ये है, ठीक है। ऐसा करके आप लोग लिख लें। अब इसमें देखिए दो सवाल और दिए हुए हैं, तीसरा और चौथा, तो ये सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और ऊपर का सवाल आप लोग हल करें, उदाहरण के कुछ सवाल आप लोग देखें, तो बचे हुए सवालों को कल हल करके और हम लोग क्या करेंगे, अगले प्रश्नावली की ओर चलेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच जाएगा आपको मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर है, आप ये नोट कर लें और घर में एक्सरसाइज करिएगा। आप जब तक आप खुद से सवाल हल नहीं करेंगे तब तक आपसे बनने वाला नहीं। सामने वाले यदि करके दिखा रहा है तो लगता है बहुत आसान है, जब आप खुद से करोगे ना तब पता चलता है कि वाकई में कितनी दिक्कत होती है। तो आप लोग खुद से हल करेंगे सवालों को, एग्जाम्पल के सवालों को हल करिए, समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए अच्छे से, है ना, सवालों को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद समीकरणों को हल करिए, ठीक है। तो आज अभी यहीं पे क्लास को रोकते हैं, कल की क्लास में फिर से मिलेंगे, प्रश्नावली 4.1 के बचे हुए सवालों को देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।